हेलो दोस्तों, मधुबन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह पार्ट सेकंड। विराम चिन्ह पार्ट फर्स्ट में हमने कल वाली क्लास में विराम चिन्ह की परिभाषा, उनके भेद, 5 प्रकार के जो अल्पविराम, पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक, इनको अच्छी तरह पढ़ा और समझा है। आज 6 भेद योजक चिन्ह। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य या दो के मध्य संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। तो सामान्य रूप से अगर हम इसको समझें तो इस प्रकार जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग दो शब्दों के मध्य तथा दो के मध्य संबंध स्पष्ट करने के लिए या फिर शब्दों को दोहराने की स्थिति में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पीला शाह, खेलते खेलते, सुख दुख, इन सभी में ये योजक चिन्ह है। तो इनमें शब्द युग्मों के मध्य, दो के मध्य संबंध स्पष्ट करने के लिए और शब्दों को दोहराने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों एक बात और देखिए दोस्तों, तो विराम चिन्ह है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एग्जामों में लगभग 2-3 नंबर के में से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम विराम चिन्हों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए विराम चिन्हों को हमको ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती है वो हमारे लिए बड़ा कारण बन सकती है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। अब जो बीच में जो चिन्ह लग रहा है ये है योजक चिन्ह। दूसरा, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। दिन रात। अब इसका समास करेंगे तो कौन समास हो जाए? इसमें द्वंद्व समास, दिन और रात। तो ये योजक चिन्ह से ये जुड़े हुए होते हैं। 7वां, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, देखिए किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद में या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने, किसी का नाम, कवि, लेखक आदि, भाई किसी का नाम यानी कवि, लेखक या कोई और नाम हो, लिखने के लिए किया जाता है। तो सामान्य रूप से निर्देशक जो चिन्ह होता है वो किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या फिर किसी कथन को उद्धृत करने के लिए यानी आगे बढ़ाने के लिए, उदाहरण देने के लिए अपन जैसे लिखते ही ये ऐसा चिन्ह हमने लगा रखा है। तो जैसे, तो उदाहरण देने, किसी का नाम जैसे कवि, लेखक आदि लिखने के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह ये होता है, उससे थोड़ा बड़ा। तो पहला इसका एग्जाम्पल, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए। हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए। अब ये है चिन्ह, कौन सा? निर्देशक चिन्ह। जैसे भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, गांधी जी आदि। तो दोस्तों उदाहरण देने के लिए या किसी का नाम लिखने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। माँ ने कहा, क्या कहा? बड़ों का आदर करना चाहिए। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। तो किसी बात को कहने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 8वां, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, किसी के कहे हुए कथन या वाक्यों को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो इस कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी के कहे हुए कथन यानी किसी के द्वारा जो कथन कह दिया गया हो या वाक्य को किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों यानी जैसा का तैसा प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में, कथन के आदि यानी प्रारंभ में और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या तो किसी का कथन का प्रारंभ में कर दो और अंत में कर दो, तो उस समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो उद्धरण चिन्ह होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो इकहरा और एक दोहरा। इकहरा मतलब एक वाला, दोहरा यानी 2 वाला, भाई जहाँ पर 2 ये लगे होते हैं 6-9। तो इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति
ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब इकारा जो चिन्हों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग या तो ग्रंथ के सामने या फिर उपनाम आदि या कोई विशेष व्यक्ति आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे गोदान, गोदान उपन्यास है किसका? प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो विशेष व्यक्ति यानी प्रेमचंद हो गया विशेष, तो विशेष व्यक्ति इसका जो ग्रंथ है कौन सा? गोदान। तो गोदान के लिए हमने किसका प्रयोग किया? एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया कि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। तो गोदान ग्रंथ है इसका, यह उपन्यास है, तो हमने इसके लिए किसका प्रयोग किया था? एक हरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। जबकि किसी की कही बात को ज्यों का त्यों लिखा जाए, अर्थात जैसा कहा वैसा का वैसा ही अगर हम उसको लिखते हैं तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो। अरे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया दिल्ली चलने का, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा? दिल्ली चलो। तो सुभाष चंद्र बोस का जो कथन था उसको हमने क्या कर दिया? ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया। तो ज्यों का त्यों जो कही हुई जो बात होती है उसमें हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 9 नंबर है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। सामान्य रूप से सभी जानते हैं कि जब हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र लिखने जब उसका विषय के बारे में लिखते हैं तो विषय के आगे हम ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि बाकी जो हमने विषय में लिखा उसका पूरा विवरण कहाँ है? नीचे की तरफ है। तो वैसे ही इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय हम करते हैं। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। 3 बातों पर बल दिया। अब इसके आगे यहाँ चिन्ह आएगा ये वाला, सत्य, अहिंसा और प्रेम। तो विवरण चिन्ह हम इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। 10वां है कोष्टक। कोष्टक ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या कोष्टक में लिखा जाता है। वाक्य के बीच में कोई पद आ जाए या कोई शब्द आ जाए, उन शब्दों को हम अलग से यानी दिखाने के लिए या पृथक रूप से उसको दिखाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ चारों वेदों, अब चारों वेद में सामवेद, ऋजुवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो चारों वेदों की महत्ता बताई गई। अब चारों वेदों साथ में इस कोष्टक में क्या लिख दिया? चारों वेदों के नाम लिख दिए गए। तो कोष्टक का प्रयोग ऐसे किसी शब्दों या पदों को पृथक रूप से दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 11वां त्रुटिपूरक या हंस पद। देखिए दोस्तों, त्रुटिपूरक या हंस पद का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं तो वाक्य लिखते समय अगर हम बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्द को छूटने पर अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। तो वहाँ पर इस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हम हंसपद या विवरण चिन्ह भी त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चिन्ह को हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। ये थोड़ी टाइपिंग एरर है इसमें। जैसे सरिया माता पिता के साथ गई। सरिया माता पिता के साथ गई, यहाँ पर इस शब्द को हमने छोड़ दिया। यही एग्जाम्पल 2 बार है, सरिया माता पिता के साथ गई, तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करके कहाँ गई थी सरिया? बाजार। बाजार को हमने क्या लिख दिया? ऊपर लिख दिया। तो छूटे हुए पदों को लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह।
देखिए दोस्तों, संक्षेप सूचक जो चिन्ह होता है, हम किसी का जब नाम लिखते हैं और नाम को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो हमने डॉक्टर है, डॉक्टर को जब इसका लिखते हैं हम शॉर्ट में तो डा लगा के यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं। यह शून्य लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। भाई किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए डॉक्टर जब हम लिख रहे हैं उसको संक्षेप में लिखें, डॉ लिख के उसको छोड़ देंगे। तो आगे बिंदु जब हम लगाते हैं तो ये जो बिंदु या शून्य जब लगाते हैं ये चिन्ह लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे बीए, जिसको अगर हम कहेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स शॉर्ट में कहेंगे बीए। डॉक्टर, डॉक्टर में डा के लगा दिया, डॉक्टर अनुज शर्मा। पंडित, पंडित लिखेंगे तो पूरा पंडित ऐसे आएगा, लेकिन हमने जब इस चिन्ह का प्रयोग किया तो पहले आके यहाँ पर बिंदी लगा दी, पंडित रामस्वरूप शर्मा। अर्थात किसी शब्द को शॉर्ट रूप में छोटे रूप में लिखने के लिए इस लाघव इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आज विराम चिन्ह की हमारी क्लास पूरी हो गई है। आशा करता हूँ कि क्लास आपके अच्छी तरह समझ में आई होगी और ये जो टॉपिक है इसको ये आसानी से समझने, अच्छे नंबर प्राप्त करने वाला टॉपिक है ये। इसको अगर हम एक बार समझ लेंगे तो आसानी से समझते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। साथ में हर परीक्षा में इससे संबंधित 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम किसी भी टॉपिक को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्ता होती है और उसी महत्ता के अनुसार उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारी व्याकरण संबंधी सभी कक्षाएं वर्ण से लेकर आज तक लगभग 30-35 क्लास हैं, वो अपने YouTube चैनल पर क्रमवार डली हुई है। तो सभी कक्षाएं देखें, आराम से अपने नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।